हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। अच्छा, हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे उसमें हमने लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें हमने ऑलरेडी एक केस स्टडी डिस्कस कर ली थी। याद है कौन सी वाली थी? हाँ, वही वही जॉन्स वर्सेस लिपमैन वाली केस स्टडी हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज हम कुछ और न्यू इंटरेस्टिंग केस स्टडीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कोर्ट ने डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया था। तो कौन कौन सी और केस स्टडीज हैं? तो लेट्स स्टार्ट विद न्यू इंटरेस्टिंग केस स्टडी वेयर द कंडक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस है और बहुत पॉपुलर केस भी है। डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। देखो, ये जो केस है इसको समझने से पहले हम पहले हालात समझते हैं कि किस हालातों में ये केस अराइज हुआ था। बेसिकली ये उस टाइम की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना ही होगा आप लोगों ने। जर्मन, इंग्लैंड, इन सब के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। याद है आप लोग को? तो उस हालातों की बात है जब जर्मन और इंग्लैंड के बीच में जो वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। तो उन कंडीशंस में ऐसे क्या हालात अराइज हुए थे कि कोर्ट को यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करना पड़ा था। तो पब्लिक पॉलिसी या फिर एलियन एनिमी अगर आपकी कंपनी बन जाती है तो वहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी कि डेमलर कंपनी के केस में क्या कहानी हुई थी। तो सबसे पहले देयर वर जर्मन सिटीजन्स। ये जो जर्मन सिटीजन्स थे, इनकी जर्मनी में कंपनी तो थी ऑलरेडी, साथ ही में इन्होंने इंग्लैंड में भी एक कंपनी सेटअप की थी और उस कंपनी का नाम था कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। क्या नाम था? कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। इस कंपनी के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इस कंपनी का काम क्या था? टायर मैन्युफैक्चरिंग। इसका काम क्या था? टायर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कंपनी क्या करती थी? टायर्स बनाती थी, है ना। और टायर्स बना करके बेचती थी। कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर बेचती थी। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। तो कुछ जर्मन सिटीजन्स ने इंग्लैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई। ऐसा होता ही है, जैसे आज कितनी सारी कंपनी जो है इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है जबकि वो है बाहर की। जैसे कोका कोला, तो कोका कोला इंडिया की कंपनी थोड़ी ना है, लेकिन इंडिया में उन्होंने आकर के इनकॉर्पोरेट कराया। एलजी या बहुत सारी अदरवाइज कंपनी आप ले लीजिए, है ना। बहुत सारे कार्स में भी आप देख लीजिए, हुंडई वगैरह जो भी हैं, तो वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इंडिया में आके अपनी जो है सब्सिडरी सेटअप कर देते हैं। इसको करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न क्या होता है कि आप जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तो उसके एक्ट्स आप पे फॉलो करना हो जाता है। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ पे अगर फॉरेन कंपनी होती है तो बहुत सारे अदरवाइज प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जिस कंट्री में जाकर के बिजनेस करें वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करा लें। तो एग्जैक्टली यहाँ पे इन जर्मन सिटीजन्स ने क्या किया था? इंग्लैंड में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करा ली थी और जिसका नाम क्या था? कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। और इसका काम क्या था कि रॉ जो रबर होता है उसको टायर्स में मैन्युफैक्चर करना था, और वो रबर वगैरह भी उसको कहाँ से मिल रहा था? जर्मन कंपनी से ही सप्लाई हो रहा था। इस कंपनी के फॉर्मेशन में जितने भी शेयर्स थे, एंटायर शेयर्स, सबके सब शेयर्स किसने हेल्ड किए थे? इन सिटीजन्स ने ही होल्ड किए थे, एक्सेप्ट वन। एक शेयर नहीं था इनके पास, बाकी रेस्ट ऑफ द 99.99% शेयर्स इन्हीं के पास थे। तो एक शेयर के अलावा जितने भी शेयर्स थे वो सब किसने होल्ड किए थे? जर्मन सिटीजन ने। तो एट द एंड एंटायर कंट्रोल इन्हीं का था। और इतना ही नहीं, साथ ही में जितने भी डायरेक्टर्स थे इस कंपनी के, कॉन्टिनेंटल टायर के जितने भी डायरेक्टर्स थे वो सारे के सारे डायरेक्टर्स भी कौन थे? जर्मन सिटीजन्स ही थे। तो यही जर्मन सिटीजन्स क्या थे? इस कंपनी के डायरेक्टर्स भी थे। यहाँ तक ये कहानी एकदम क्लियर। तो प्राइमा फैसिली आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ऑल्दो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट इंग्लैंड में हुई थी, बट इसका एंटायर जो रेगुलेशन एंड वर्किंग है वो कहाँ से हो रही थी? जर्मनी से ही हो रही थी। अब ये जो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी जो थी उसने टायर्स बनाए और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में टायर सेल किए। अब टायर सेल करोगे तो इम्प्लाइड सी बात है, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कुछ ट्रेडिंग कैश होती है और कुछ क्रेडिट भी होती है। क्रेडिट सेल्स तो नॉर्मल बिजनेस ट्रेंड है ही। तो एग्जैक्टली ये जो कॉन्टिनेंटल जो कंपनी थी, जो जर्मन सिटीजन्स की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी थी, इंग्लैंड में सेटअप थी,
उसने इंग्लैंड के अंदर एक कंपनी जो थी डेमलर कंपनी, उनको टायर सप्लाई किए थे ऑन क्रेडिट। टायर्स किस पे सप्लाई किए थे? क्रेडिट पे सप्लाई किए थे। तो दिस डेमलर कंपनी परचेज्ड टायर्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर कंपनी। देखो जब ये ट्रेडिंग हो रही थी, जब ये क्रेट वगैरह हुआ था, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन नहीं था। उससे पहले ये सारे ड्यूज इकट्ठे हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। आप बिजनेस कर रहे हो नॉर्मली, आप सबसे बाइंग सेलिंग करते रहते हो। अब प्रॉब्लम तब अराइज हुई जब इस कॉन्टिनेंटल रबर टायर कंपनी ने डेमलर कंपनी से बोला कि ड्यू डेट आ गई है, प्लीज पेमेंट कर दीजिए। ऑन ड्यू डेट डिमांडेड मनी। भाई अब ऑब्वियसली आप किसी को क्रेडिट सेल करोगे तो पैसा तो मांगोगे ना। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल कंपनी ने डेमलर कंपनी को बोला कि आप हमारा पैसा दीजिए। ये जो डेमलर कंपनी थी ना, इट वॉज अ वेल रेपुटेड कंपनी, और जब उसको लीगल नोटिस मिल गया कि आप पेमेंट करिए, तो ऑब्वियसली कंपनी को लगा कि उनकी रेपुटेशन ख़राब होगी अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं। लेकिन साथ ही में डेमलर कंपनी के जो लीगल एडवाइज़र थे, उन्होंने एक और बात बोली कि सर अगर आप पेमेंट करते हैं तो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस चल रही हैं, जर्मन इंग्लैंड जो है वो एलियन एनिमी है, अगर आप अपने दुश्मन को ही पेमेंट करेंगे तो क्या पता कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस अराइज ना हो जाए। तो इसीलिए डेमलर कंपनी लिमिटेड के जो लीगल एडवाइजर्स थे, उन्होंने कहा कि सर आप भी पेमेंट मत करिए, पेमेंट मत करिए, और अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या पता कॉन्टिनेंटल टायर हम पे केस कर दें। तो इससे बेटर है हम एक काम करते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से ही पूछ लेते हैं कि पेमेंट करना है कि नहीं करना है ना। तो कोर्ट ही यहाँ पे सबसे बेस्ट जो एडवाइस दे पाएगा। अगर कोर्ट बोलता है कि पेमेंट कर दो तो हम कर देंगे, अगर कोर्ट बोलता है कि नहीं पेमेंट नहीं करना है तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। सिंपल क्लियर कट है, तो हम पे ऑब्लिगेशन भी अराइज नहीं होगी। तो इसीलिए डेमलर कंपनी लिमिटेड की लीगल एडवाइजर्स की एडवाइस पे कंपनी ने एक कोर्ट केस किया, और ये कोर्ट में गए और कोर्ट से पूछा कि जज माय लॉर्ड आप बताइए हमें कि क्या यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टायर का जो ड्यू है, देखो ड्यू है हम मानते हैं, बिल्कुल सही बात है ड्यू है, तो अभी इन हालातों में पेमेंट करना सही होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या बोलते हैं, पेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना? तो डेमलर कंपनी ने कोर्ट में ये केस फाइल किया कि वो ड्यू डिमांड कर रहे हैं, अब हम पेमेंट करें या नहीं करें। तो यहाँ पे जो डेमलर कंपनी का था पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये बोल रहे थे कि यहाँ पे जो कंपनी, ऑल्दो कंपनी जो है वो इंग्लैंड में फॉर्म की गई है, बट इसका अल्टीमेट कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? जर्मन से हो रहा है। तो जो भी पैसा हम इनको देंगे अल्टीमेटली जर्मनी जाएगा, और जर्मनी वही पैसा, भैया कंपनी का प्रॉफिट है, सरकार को टैक्स दोगे तो वही पैसा एट एंड घूम फिर करके हम पे या टैक्स में यूज़ होगा। तो ये तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में हो गया। तो अभी फ़िलहाल हमें ऐसा लगता है कि ये पेमेंट हमें नहीं करना चाहिए। वेयर एज जो ये कॉन्टिनेंटल कंपनी थी, उसके जो लीगल एडवाइजर्स थे, उन्होंने बोला कि सर सोलोमन कंपनी में इट हैज़ बीन ऑलरेडी सेटअप कि कंपनी अलग होती है, उसके मेंबर्स अलग होते हैं। तो कंपनी इज़ एन इंग्लैंड कंपनी, इंग्लैंड में रजिस्टर्ड हुई है, तो आप उसको अलग समझिए। जर्मन सिटीजन्स हैं, ऑल्दो जर्मन सिटीजन्स हैं, बट ओनर्स को हम अलग मानते हैं, तो आप दोनों को एक कैसे मान सकते हो? दोनों तो अलग अलग हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू किसने रखा? इस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी के लीगल एडवाइजर्स ने रखा। तो अब यहाँ पे जो कोर्ट है उसने बोला कि देखो डेमलर कंपनी जो बोल रही है वो एकदम सही बात है। देखो कॉन्टिनेंटल कंपनी जो बोल रही है प्राइमा फैसिली वैसे तो ठीक ही है कि हाँ ठीक है कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग हैं, प्राइमा फैसी ठीक है। लेकिन अभी हालात जो है वो जनरल नहीं है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैव बीन अराइजन। अब यहाँ पे अगर इम्प्लाइड सी बात है, अगर हम इनको जर्मन सिटीजन को अलग मान लें, है ना, तो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। पैसा पेमेंट कर दिया तो वो जाएगा तो वही जर्मन सिटीजन्स के पास, और वही पैसा जर्मन की गवर्नमेंट हम पे बॉम्ब ब्लास्ट करने में यूज़ करेगी। तो हमारे यहाँ के लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का क्या? तो अभी डेफिनेटली पेमेंट नहीं हो सकता। अभी ये कंपनी क्या हो गई है? एलियन एनिमी हो गई है। इनके बीच का जो पर्दा है, वेल है, वो हम हटाते हैं और इन दोनों को हम एक ही समझेंगे। तो अभी फ़िलहाल इस कंपनी को हम इंग्लैंड की कंपनी नहीं मान रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम इस कंपनी को क्या मान रहे हैं? जर्मन की कंपनी मान रहे हैं। फ्यूचर में अगर कुछ ठीक होगा तो देखा जाएगा, जब पेमेंट करना वो करना होगा। बट फ़िलहाल अभी वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस में पेमेंट
नहीं हो सकता। दैट वाज अ लीडिंग केस। तो डेमलर कंपनी में यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने डेमलर कंपनी की बात मानी और कॉन्टिनेंटल रबर टायर जो कंपनी थी उसका पेमेंट सस्पेंड कर दिया। तो लेट्स सी व्हाट वाज held by the court. It was held that a company will be regarded as having enemy character if the persons having de facto control of its affairs are resident in an enemy country। तो अगर उसके जो ओनर्स हैं वो एनिमी कंट्री में रह रहे हैं तो डेफिनेटली उस कंपनी का कैरेक्टर क्या हो गया है, एनिमी कैरेक्टर हो गया है। और वेयर एवर दे मे बी आर एक्टिंग अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम और ऑन बिहाफ ऑफ द एनिमी। तो जहाँ पे भी वो उस एनिमी कंट्री के लोगों से कंट्रोल्ड हो रही हैं, उनके ओनर्स एनिमी कंट्री में रह रहे हैं, तो समहाउ उस कंपनी का कैरेक्टर भी क्या बन जाता है, एनिमी ही बन जाता है। तो कॉर्पोरेट विल डेफिनेटली लिफ्ट किया ही जाएगा। तो दिस इज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। आई गेस डेमलर कंपनी का केस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस वॉज देयर। एक बार फटाफट से रिकैप कर देती हूँ। जर्मन सिटीजन्स ने इंग्लैंड में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की जिस कंपनी का नाम था कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ये जो कंपनी थी इस पे सारे शेयर्स जर्मन सिटीजन्स ने होल्ड करे थे एक्सेप्ट वन। एंटायर डायरेक्टर्स जर्मन सिटीजन्स थे। ये कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में टायर बेचती थी, कैश और क्रेडिट बोथ। डेमलर कंपनी को भी इसने क्रेडिट पे टायर्स बेचे थे, ड्यू डेट पे पैसा डिमांड किया, डेमलर कंपनी ने रिफ्यूज़ किया पब्लिक इंटरेस्ट का नाम लेकर के, और अपनी गुडविल को सेफ एंड प्रोटेक्ट करने के लिए, बोले हमारी रेपुटेशन खराब ना हो, तो डेमलर ने खुद ने ही कोर्ट में एडवाइस के लिए केस फाइल किया, ताकि भैया कॉन्टिनेंटल केस फाइल करने से बेटर है हम ही पहले केस फाइल कर दें। तो यहाँ पे जो कोर्ट है उन्होंने बोला डेफिनेटली अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का केस चल रहा है और जर्मन जो है अभी हमारा एनिमी कंट्री है, तो उसके सिटीजन हमारे एनिमी सिटीजन्स हैं, तो डेफिनेटली अभी इस टाइम पे कंपनी को पेमेंट करना जिनका कंट्रोल एनिमी कंट्री से हो रहा है बिल्कुल सही नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। तो अभी फिलहाल कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया जाता है। ठीक है, ये केस क्लियर है, सबको समझ में आ गया है गैस अच्छे से। चलो लेट्स स्टार्ट विद न्यू इंटरेस्टिंग केस स्टडी ऑफ लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट विल। हम अब तक 2 केस स्टडीज कवर कर चुके हैं। पहली केस स्टडी हमने बात की थी लिफ्टिंग के केस में जॉन्स वर्सेस लिपमैन, और दूसरी केस स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड। तो अभी थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, टैक्स एवेजन के कंसर्न में है। तो क्या हुआ था इस केस के अंदर, लेट्स अंडरस्टैंड। सी देखिए, अगर कोई भी पर्सन सोलली क्यों बना रहा है, फॉर विच द कंपनी वॉज फॉर्म वॉज टू इवेट टैक्सेस। तो अगर कंपनी जो फॉर्म की गई थी उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टैक्स इवेट करना है तो भी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया जा सकता है। सर दिनशॉ मैनेक्जी पेटिट का जो केस है वो बहुत ही लीडिंग केस था इस रेस्पेक्टिव केस में। तो क्या हुआ था अल्टीमेटली इस केस के अंदर, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, सबसे पहले एक मिस्टर दिनशॉ मैनेक्जी थे। सर दिनशॉ मैनेक्जी ही वॉज वेरी रिच पर्सन, बहुत सारा अर्निंग्स था उनका और इसलिए बहुत दुखी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम दुखी क्यों, मतलब इतना पैसा कमा रहे हैं तो फिर तो एकदम खुश होना चाहिए था, उनको दुखी क्यों हो रहे हैं। ही वॉज सैड क्योंकि उसको अपनी इनकम पे बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता था। ही वॉज सैड कि मैं इतनी मेहनत करके पैसा कमाता हूँ और मेरी पैसा का इतना बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को मुझे देना पड़ता है, मुझे क्या फ़ायदा, मैं क्यों मेहनत करूँ। तो ही वॉज वेरी सैड। तो दैट्स वाई उसने अपने फ्रेंड्स एडवाइस किया कि यार मैं इतना पैसा कमाता हूँ और दिन रात लगा रहता हूँ, 24 घंटे में से 18 घंटे में काम करता हूँ, मेरी ज़िंदगी की बैंड बजा रखी है मैंने, और ये जो गवर्नमेंट है ये मेरे से बैठे बैठे इतना सारा टैक्स ले जाती है, तो क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट शुड आई डू। तो उसके फ्रेंड ने एडवाइस किया कि दिनशॉ एक काम करो, डू वन थिंग। तुमने सोलोमन का केस तो पढ़ा ही है जिसमें कंपनी अलग होती है, उसके होल्डर्स अलग होते हैं। तो एक काम करो, डू वन थिंग, जो तुम्हारी इनकम्स तुम्हारे नाम पे रिसीव होती है ना, तुम अलग अलग कंपनीज बनाओ, अलग अलग कंपनीज फॉर्म करो, और जो तुम्हारी इनकम तुम्हारे नाम से रिसीव होती है उनको अलग अलग कंपनीज के नाम पे रिसीव करना स्टार्ट करो। तो वो जो भी तुम्हारे इनकम है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट जो भी तुम्हें मिलता है, क्या करो, उन कंपनीज के नाम पे रिसीव करना स्टार्ट करो। कैसे, अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उन कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दो, तो वो अब कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे और कंपनी को रिटर्न मिलेगा।
अब कंपनी से पैसा कैसे लोगे? तो कंपनी से पैसा लेने के लिए लोन ले लेना कंपनी से। तो लोन रीपेमेंट करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी कंपनी है, तुम्हें देखना है सब कुछ जो भी करना है। तो दिनशॉ ने सोचा यार ये तो एकदम अल्टीमेट आइडिया है, कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ, और कंपनी की इनकम होगी तो कंपनी का टैक्सेशन है, और ऐसे फालतू के खर्चे वर्चे दिखा देंगे, कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं रहेगा, है ना? आइडिया अच्छा था। तो दिनशॉ ने आप देखा ना था सोलोमन का केस पढ़ लिया था, और ही फॉर्म्ड 4 प्राइवेट कंपनीज। अब प्राइवेट कंपनी 4 बना ली है, सोल कंट्रोल दिनशॉ का ही था, किसी और का यहाँ पे कंट्रोल था नहीं। तो एट द एंड कंपनी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ लेना देना नहीं किसी को। सो सर दिनशॉ ने 4 प्राइवेट कंपनीज बना दी हैं, अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स थे वो इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनीज को ट्रांसफर कर दिए थे, और उन इन्वेस्टमेंट्स की इनकम अभी किसको मिलना स्टार्ट हो गई है? इन 4 कंपनीज के नाम पे मिलना स्टार्ट हो गई है। तो अब what he did, his income was credited to the account of these companies। तो इनकम डाइल्यूट हो गई। अब 5 लोग हो गए, दिनशॉ खुद एक और 4 कंपनी और बना दी, मतलब उसका खुद का इनकम उसने 5 लोगों में सेग्रीगेट कर दिया। तो अब क्या होगा? इनकम टैक्स कम लगेगा। अब वो इनकम उसके नाम पे रिसीव ही नहीं हो रही है तो टैक्स उसको पे करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अब कंपनी से पैसा कैसे लूँ? तो उसके लिए उसने क्या किया, उन कंपनी से लोन लेना स्टार्ट किया। तो रिसीव बैक अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रिटेंडेड लोन। प्रिटेंडेड लोन क्यों बोला यहाँ पे? ऐसा लोन जिसका रिपेमेंट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। दिस लोन इज नेवर गोइंग टू बी रीपेड। आपको पता है ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी, इनका कोई ऑपरेशन नहीं था, कोई काम नहीं कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ इनकम रिसीव करने के लिए और लोन देने के लिए ही ये कंपनीज फॉर्म की गई थी। तो प्राइमा फेसली साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सिंपली डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से, टैक्स एवेड करने के इंटेंशन से दिनशॉ ने इन कंपनीज को बनाया था ताकि उसकी इनकम टैक्स की जो लाइबिलिटीज हैं वो बचा सके। ठीक है, अब क्या हुआ इस केस में? अब क्या होता है ना, इनकम टैक्स अथॉरिटीज एकदम है ना, एकदम सूंघती सूंघती पहुंच जाती है, यार दिनशॉ पहले तो अच्छा खासा टैक्स पे करता था, इतना रिच है, अब अचानक से इसकी इनकम टैक्स इतनी कम कैसे हो गई है? अब मान लो हमारे इंडिया में अंबानी जी अगर अचानक से उनकी रिटर्न कम हो जाए तो टैक्स अथॉरिटीज को शक तो होएगा नहीं, ये क्या हो गया भाई। या फिर जैसे बड़े बड़े स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन है या कोई भी और है, जिनका पता है कि करोड़ों रुपए ये लोग अर्न करते हैं और लाखों रुपए की अगर रिटर्न फाइल उनकी हो रही है, तो टैक्स अथॉरिटीज को यहाँ पे डाउट तो होएगा ही ना। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को यार ये क्या नाटक है, ये दिनशॉ की रिटर्न पहले तो इतनी अच्छी खासी होती थी, इतना अच्छा इनकम होता था, अब अचानक से इसकी इनकम टैक्स कम कैसे हो गई? और पेपर्स जो शो कर रहा है वो एकदम सही है, वैलिड है, इसकी इनकम तो इतनी आ रही है, क्या किया क्या इसने अचानक से? तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि भाई साहब ने 4 कंपनीज बना रखी है और अपनी इनकम को ऐसे सर्कुलेट कर रखी है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोला इसने अच्छा नहीं किया है, बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने मैटर कोर्ट में पहुंचा दिया। तो यहाँ पे इन्होंने कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर दिया। कोर्ट को बोला कि जज साहब दिनशॉ ने टैक्स एवेजन के लिए सिंपली डमी कंपनीज बना दी हैं, अपनी इनकम को डाइल्यूट किया है, दीज कंपनीज आर नॉट ऑपरेटिंग एट ऑल। दिनशॉ बोलते हैं नहीं नहीं जज साहब आपको पता नहीं है क्या सोलोमन का केस, सोलोमन में क्या हुआ था, कंपनी अलग थी, ओनर अलग था, ये चारों कंपनी सेपरेट एंटिटीज है, मैं अलग हूँ, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, क्लब कैसे कर सकते हो? टैक्स अथॉरिटीज बोलती नहीं ये धोखा है, आपको सारी इनकम्स क्लब करनी चाहिए। तो इन दिस केस कोर्ट सेड यस ऑफ कोर्स धोखा है, दिनशॉ ने टैक्स एवेड करने के लिए ही इन 4 कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया था, तो डेफिनेटली धोखा तो है ही। तो इसीलिए कॉर्पोरेट वे लिफ्ट होगा और अब इन चारों कंपनीज की इनकम और दिनशॉ की 5 की कंपनीज की इनकम को क्या कर दो, मर्ज कर दो और कंसोलिडेटेड इनकम पे टैक्स बना दो और जो इसमें चोरी हो रही है ना उसमें पेनल्टी भी लगा दो। ठीक है, तो व्हाट कोर्ट सेड इन दिस केस, इट वाज हेल्ड दैट कंपनी वाज फॉर्म्ड by the SSE purely and simply as a means of avoiding super tax, and the company was nothing more than the SSE himself. It did no business but was created simply as a legal entity to establish, ostensibly receive the dividends and interest and to hand them over to the SSE as pretended loan। तो यहाँ पे कोर्ट ने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि this company is nothing to do with
दिस कंपनी इज सिंपली established to evade tax, तो कॉर्पोरेट बिल इज गोइंग टू बी लिफ्टेड एंड इन सब की इनकम्स को जॉइंटली कंसोलिडेट किया जाएगा और फिर उसके बाद टैक्स लगाया जाएगा। आई गेस दिनशॉ का केस आप लोग को समझ में आ गया है, बहुत ही सिंपल सा केस था। एक बार फटाफट से सुन लीजिए। दिनशॉ मैनेकजी ने अपनी इनकम को रिड्यूस करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए उसने 4 कंपनीज बनाई। अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स थे जिनसे उसको अच्छा खासा इनकम आ रहा था, वो इन्वेस्टमेंट्स डाइल्यूट कर दी इन चारों कंपनीज के नाम पे, जिससे उन इन्वेस्टमेंट्स की इनकम अब कंपनीज के नाम पे आना स्टार्ट हो गई। तो जो भी उसके शेयर्स उसने परचेज कर रखे थे वो कंपनी के नाम पे रजिस्टर होने से कंपनी को डिविडेंड मिलना स्टार्ट हो गया, कंपनी को इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो गया और उसकी वजह से इसका टैक्स कम हो गया। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। उन्होंने बोला यार ये कंपनियां कुछ काम वाम तो कर रही नहीं है। सोलोमन में तो वो बाकायदा बिजनेस कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, वहाँ पे कोई चीटिंग का इंटेंशन था ही नहीं। यहाँ तो आप अपने मेलाफाइड इंटेंशंस के लिए कंपनी फॉर्म कर रहे हो। तो जज ने अथॉरिटीज़ की बात को, टैक्स अथॉरिटीज़ की बात को वैलिड बताया और कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट करके चारों कंपनीज और ये जो हमारा दिनशॉ था, पांचों की इनकम को कंसोलिडेट करके और उस पर टैक्स लगाने की बात बोल दी। गॉट इट? आई गेस ये क्लियर केस एकदम अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट केस पे मूव करते हैं हम लोग, जहाँ पे एजेंसी इंस्ट्रूमेंटली है, कंपनी सिर्फ और सिर्फ एज एन एजेंसी काम कर रही है, ओनली एन एजेंसी इंस्ट्रूमेंटली। अच्छा, यहाँ पे जो केस है हमारा वो आरजी फिल्म्स लिमिटेड का एक केस है। क्या हुआ था इस केस में, लेट्स अंडरस्टैंड। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है। देखो, सबसे पहले एक अमेरिकन कंपनी थी। कौन सी कंपनी? अमेरिकन कंपनी। उस अमेरिकन कंपनी ने एक मूवी बनाई इन इंडिया। कहाँ बनाई वो मूवी? इंडिया में। और इंडिया में उसको रजिस्टर कराना था उनको, लेकिन वो चाहते थे कि वो रजिस्टर उनके खुद के नाम पे ना हो, खुद के नाम पे ना हो। वो चाहते थे कि इस मूवी को हम अपनी ही दूसरी कंपनी के नाम पे रजिस्टर करें। वो दूसरी कंपनी कौन सी थी? ब्रिटिश कंपनी। इस अमेरिकन कंपनी की एक और कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी, और वो ब्रिटिश कंपनी में 90% शेयर्स जो हैं वो इस अमेरिकन कंपनी के प्रेसिडेंट ने ही होल्ड कर रखे थे। मतलब एक तरह से इसकी ऐसे बोल सकते हैं एजेंट कंपनी थी, या एक तरह से ऐसा मान सकते हैं कि वो उसके लिए काम कर रही थी, उसके कंट्रोल में काम कर रही थी। तो ब्रिटिश कंपनी वॉज नथिंग मोर देन एजेंट ऑफ द अमेरिकन कंपनी। अब देखो, ऐसा समझो, आज मान लो आज आप मुझसे नाराज हो और आप मुझसे काम नहीं करना चाहते, है ना? तो मैं क्या करूं? मैं हाइड हो जाऊं और किसी दूसरे पर्सन को भेज दूं और वो आपसे डील कर ले। अल्टीमेटली काम मैं ही कर रही हूं। तो क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? आज मान लो, ऐसा मान लेते हैं अमेरिका ने बहुत सारी कंट्रीज में गुंडागर्दी करके, है ना, एज्यूम कर लेते हैं ऐसा, और वहाँ पे उन्होंने कई सारी चीज़ें बैन कर दी। अब मान लो इंडिया के बहुत सारी चीज़ों को बैन कर दिया है अमेरिका ने, तो अमेरिका ने बैन किया है तो इंडिया भी तो बैन करेगा ना। अब जब इंडिया बैन कर रहा है तो अमेरिका ने सोचा एक काम करते हैं, हम अपने नाम पे इस चीज़ को रजिस्टर नहीं कराते, हम ब्रिटिश कंपनी के नाम पे रजिस्टर करा लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जब भी हम रिलीज करेंगे मूवी तो एज सच कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। तो वट एवर द रीजन इज देयर, सिंपली यहाँ पे जब अमेरिकन कंपनी ने मूवी बनाई थी इंडिया के अंदर, तो अब वो अपने एजेंट के नाम पे इसको क्यों रजिस्टर कराना चाह रही है? एजेंट के नाम पे तो रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो उसी के नाम पे होता है, प्रिंसिपल के नाम पे। तो जब अमेरिकन कंपनी ने बनाई है तो अमेरिका की कंपनी के नाम पे ही रजिस्टर्ड होनी थी मूवी, लेकिन वो चाह रहे थे कि हम इस मूवी को ब्रिटिश कंपनी के नाम पे रजिस्टर कर दें, तो इसलिए उन्होंने अप्लाई टू रजिस्टर इट इन द नेम ऑफ ब्रिटिश कंपनी। तो ब्रिटिश कंपनी के नाम पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने अप्लाई किया। किसको अप्लाई किया? बोर्ड ऑफ ट्रेड को। बोर्ड ऑफ ट्रेड को। तो जब बोर्ड ऑफ ट्रेड के पास ये मामला पहुंचा कि ये मूवी ब्रिटिश कंपनी के नाम पे रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर दिया कि दिस मूवी इज नॉट गोइंग टू बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश कंपनी, एज ब्रिटिश कंपनी इज सिंपली एन एजेंसी इंस्ट्रूमेंटली। वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंसी है। एक्चुअल में इस मूवी को किसने बनाया था? अमेरिकन कंपनी ने बनाया था। ब्रिटिश कंपनी का इसमें कोई लेना देना है ही नहीं, और ब्रिटिश कंपनी को तो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट बना के भेज दिया गया है कि भैया इसके नाम पर रजिस्टर करा दो। बट एक्चुअल में ये सारा का सारा जो तामझाम है, ये प्रोडक्ट जो है एक्चुअल में वो अमेरिकन कंपनी का ही है। बेसिकली कंट्रीज जो हैं उनमें, जैसे मान लो, ऐसा मान लो आज कोई भी प्रोडक्ट
अमेरिकन कंपनी इंडिया में बनाती है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट पे अगर वो ये चाहती है कि हम जापानीज कंपनी का टैग लगा दें, उन्हीं की एक जापानीज सिस्टर कंसर्न है, तो क्या ये पॉसिबल है? भैया मेड इन जापान लिख रहे हो, या चाइना है, चलो चाइना का एग्जांपल लेते हैं, चाइना इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना रही है और उस पर मेड इन जापान या मेड इन अमेरिका लिख दे, तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात नहीं है ना, है ना? या फिर वो जापान में जाकर के या किसी भी दूसरी कंट्री में जाकर के किसी दूसरी कंपनी का नाम यूज़ करें। अब मेड इन चाइना को आप बाइकआउट करते हो, तो आप बोलते हो कि हम मेड इन चाइना का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, और इसीलिए चाइना ने अभी दूसरी अपनी कंपनी किसी दूसरी कंट्री में से इंडिया में सेटअप हो गई है, या मान लो अमेरिका में सेटअप हो चुके हैं, जापान में सेटअप कर रखे उन्होंने कोई भी अपनी कंपनी, है ना, तो वहाँ पे उनके नाम से वो लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें, तो इज दिस अ गुड वे? तो ऑब्वियसली नॉट। तो वहाँ पे आप एजेंसी इंस्ट्रूमेंटली अल्टीमेटली आप मेलाफाइटली काम कर रहे हो, आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हो, तो इसीलिए बोर्ड ऑफ ट्रेड ने रिफ्यूज कर दिया। एंड व्हाट दे सेड, refused to register the film as British film, which stated that English company acted merely as a nominee of the American corporation। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो नॉमिनी है, ये ब्रिटिश कंपनी सिंपली क्या थी, एजेंट थी, इसके अलावा और कुछ नहीं थी। तो डेफिनेटली ब्रिटिश कंपनी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, रजिस्ट्रेशन होगा तो अमेरिकन कंपनी के नाम से ही होगा, ठीक है, सिंपल सा केस था। नेक्स्ट केस पे बढ़ते हैं हम लोग, वेलफेयर लेजिस्लेशन का अवॉइडेंस। इसमें जो केस है वो वर्कमैन एम्प्लॉय एसोसिएशन रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केस था। ये केस काफ़ी कुछ टैक्स एवेजन जैसा ही था, जैसे टैक्स एवेजन करने के लिए आपने कंपनीज फॉर्म की थी, ऐसे ही एग्जैक्टली एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए उसको अवॉइड करने के लिए आपने कुछ कंपनीज फॉर्म की। देखो आप लोग लेबर लॉ में भी पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे लेबर्स के लिए फैक्ट्रीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें उनका बोनस एक्ट भी है, उनका इंसेंटिव रेमुनरेशन वगैरह क्या क्या होगा, मिनिमम वेज भी, वो सब कुछ दे रखा है, बोनस इंसेंटिव कैसे कैसे दिया जाएगा। अब अगर कंपनी है तो कंपनी को अपने प्रॉफिट्स का कुछ पोर्शन अपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन या वर्कमैन बोनस में देना पड़ता है। अब बोनस में देना है तो कंपनी को ये टेंशन होगी कि आप प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा तो ज़्यादा अमाउंट हमें देना पड़ेगा, तो लेट्स डू वन थिंग, प्रॉफिट को ही कम कर दिया जाए ताकि बोनस कम देना पड़े। तो इसी इंटेंशन के साथ यहाँ पे कंपनी ने कुछ घोटाले किए, तो लेट्स सी क्या किया कंपनी ने। बहुत ही अच्छा केस है, अगेन बहुत सिंपल सा केस है। सबसे पहले कंपनी थी हमारी एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। विच कंपनी? एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दिस वाज द कंपनी। अच्छा, ये जो कंपनी है ना, इसने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा था और उसके बदले में उसको अच्छा खासा डिविडेंड मिलता था। तो यहाँ पे उसने कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड मान लेते हैं हम, इस एक्स लिमिटेड में उसने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा था और उस इन्वेस्टमेंट के बदले में उसको क्या मिलता था, हैवी अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता था। तो ये जो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज है उसके प्रॉफिट का, उसकी इनकम का ये मेजर पोर्शन था। देखिए आपको जहाँ से भी इनकम मिल रही है वो सारी इनकम है आपकी, आप अपने ऑपरेशन से काम कर रहे हो वो भी है ही है, और आपने कहीं से डिविडेंड इंटरेस्ट ये सब कुछ रिसीव किया है, दैट इज ऑल्सो योर इनकम। तो यहाँ पे ये जो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज थी उसको इस एक्स लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम था, एक्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करने से काफ़ी अच्छी खासी इनकम हो रही थी और टोटल इनकम का काफ़ी मेजर पोर्शन था। इससे कंपनी का टोटल प्रॉफिट बढ़ रहा था, और प्रॉफिट बढ़ रहा था तो हायर प्रॉफिट हायर बोनस। अब कंपनी ना इस बात से बहुत दुखी थी कि यार ये प्रॉफिट जो हमें मिल रहा है, ये प्रॉफिट पे हमें बोनस ज़्यादा देना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इस प्रॉफिट को डाइल्यूट कर देते हैं। तो डाइल्यूट करने के लिए क्या किया इस कंपनी ने? दिस कंपनी ऑफ कोर्स फॉर्म्ड अ कंपनी। ऑफ कोर्स क्या किया इसने? एक होली ओन सब्सिडरी बनाई। क्या बनाई? होली ओन सब्सिडरी। इस होली ओन सब्सिडरी को बनाने का सिंपल ऑब्जेक्टिव था, जैसे दिनशॉ ने अपनी इनकम डाइवर्ट करने के लिए कंपनीज बनाती थी ना, चार प्राइवेट कंपनी, एग्जैक्टली यहाँ पे कंपनी जो थी एसोसिएटेड रबर, उसने भी अपने इनकम को डाइवर्ट करने के लिए एक होली ओन सब्सिडरी बनाई। ऑब्जेक्टिव क्लियर था, टू डाइवर्ट इनकम, ट्रांसफर्ड इट्स इन्वेस्टमेंट टू होली ओन सब्सिडरी। अब जो इन्वेस्टमेंट इसने यहाँ कर रखे थे ना एक्स लिमिटेड में,
वो खुद के नाम पे थे, तो खुद के नाम के इन्वेस्टमेंट अभी किसको ट्रांसफर कर दिए, होली ओन सब्सिडरी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए। तो अब इनकम किसको मिलेगी, ऑफ कोर्स होली ओन सब्सिडरी को। तो इनकम यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी ना, ये जो इनकम है इनकम ट्रांसफर हो जाएगी। तो यही इंटेंशन था इनकम रिड्यूस करने का। तो यहाँ पे टू रिड्यूस द ऑब्लिगेशन टू पे बोनस टू द एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज़ को बोनस कम देना पड़े। एम्प्लॉयज़ को हम कम बोनस कब देंगे, जब हमारा प्रॉफिट कम होगा। तो प्रॉफिट रिड्यूस करने के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट कर दिए, किसके नाम पे, होली ओन सब्सिडरी के नाम पे। बात समझ में आ गई, क्लियर है एकदम। अच्छा अब क्या हुआ, ये जो कंपनी बनाई गई थी ना, ये जो कंपनी होली ओन, कोई असेट वसेट नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं था, वही सेम टू सेम दिनशॉ के केस में जैसे 4 प्राइवेट कंपनी थी, कुछ काम नहीं कर रही थी, कोई ऑपरेशन नहीं था, एग्जैक्टली न्यूट्रल कंपनी थी, आइडल कंपनी थी, डोरमेंट थी, कुछ काम नहीं कर रही थी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रही थी और रिटर्न रिसीव कर रही थी। एग्जैक्टली तो यहाँ पे जो वर्कमैन थे उन्होंने बोला यार ये तो बेईमानी है, आप तो तब धोखा दे रहे हो, इनकम को डाइल्यूट कर रहे हो, और मैटर ऑब्वियसली कोर्ट में पहुंचा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो सुनो। Supreme Court held that the new company was formed as a device to reduce the gross profit of the principal company and thereby reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen. The amount of dividends received by the new company should therefore be taken into account in assessing the gross profit of the principal company. It means इन दोनों की इनकम को कोर्ट ने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, क्लब कर दिया, और अब जब भी बोनस आप पे करेंगे तो इन दोनों की इनकम को जॉइंटली ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये जो कंपनी बनाई गई थी सिंपली इनकम को डाइल्यूट करने के लिए बनाई गई थी और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा केस हुआ इन द रिगार्ड ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन अवॉइडेंस के कंसर्न में, जिसमें हमने एसोसिएटेड रबर कंपनी का केस देखा। ठीक है, तो कौन कौन से केसेस हमने अब तक ऑलरेडी कवर कर लिए, देखो 5 केसेस हो गए हमारे अब तक। कौन कौन से, फ्रॉड, जॉन्स वर्सेस लिपमैन। सेकेंड केस हमने कौन सा पढ़ा, डेमलर कंपनी का केस पढ़ा, दैट इज व्हाट, पब्लिक इंटरेस्ट। देन थर्डली हमने पढ़ा दिनशॉ बैनर्जी पेटेंट टैक्स इवेशन। देन हमने पढ़ा एजेंसी इंस्ट्रूमेंटली, जिसमें आरजी फिल्म्स का केस हमने पढ़ा, है ना, अमेरिकन कंपनी इंडिया में मूवी बना रही है। ठीक है, एंड अभी हम लोग बात करें वेलफेयर लेजिस्लेशन की, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ वेलफेयर को अवॉइड करने के लिए आपने इनकम को डाइल्यूट किया। तो यहाँ पे एसोसिएटेड जो हमारी कंपनी है, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज, तो उनका केस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आई गेस आपको यहाँ तक के केसेस समझ में आ गए होंगे। तो अभी आज यहीं तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे की जो प्रोविजंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक बार यहाँ तक सारे केसेस जो हैं उनको अच्छे से वापस देख लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं वापस।